हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीबी की जो हमारी श्रृंखला चल रही है उस श्रृंखला में हमारा ये दूसरा लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे। आज देखेंगे कि विकास की जो अवस्थाएं होती हैं अलग अलग, वो कौन कौन सी विकास की अवस्थाएं होती हैं, उसके बारे में हम अब एक डिटेल वीडियो क्या करेंगे, पढ़ेंगे आज। तो विकास की जो अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं में कई अवस्थाएं होती हैं, जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो जो अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, वन बाय वन हम सभी अवस्थाओं को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि पहला वीडियो जो हमने पढ़ा था, डेवलपमेंट और वृद्धि और विकास, डेवलपमेंट और ग्रोथ पे पढ़ा था, तो उसमें एक जगह जो मिस्टेक हुई थी उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। क्योंकि जो सिफेलोकॉडल होता है, सिफेलोकॉडल जो होता है, वहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है हेड टू टो होता है। कहाँ से? हेड टू टो। और मैंने वहाँ पे टेल बोल दिया था, तो वो थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, तो उसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। बाकी आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा पूरा और आपको समझ आया होगा। तो सबसे पहले जो विकास की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, जो बालक का विकास होता है कई अवस्थाओं में होता है। गर्भावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक बालक का विकास होता रहता है। तो विकास क्या होता है, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा मुद्दा होगा वो होगा कि गर्भावस्था यानी कि प्रसव पूर्व काल जिसको कहा जाता है, इस चीज़ को कवर करना। और शैशवावस्था को हम पूरी तरह से डिटेल में कवर करेंगे। इसके एक एक पहलू को बहुत बारीकी से समझेंगे। जितने पॉइंट से सवाल बन सकते हैं, जितने पॉइंट से सवाल बनाए गए हैं, जो पूछे गए हैं सीटेट के एग्जाम में, यूपी टेट के एग्जाम में, सुपर टेट के एग्जाम में, तो उन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, पूरी तरह से कवर करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि जो गर्भावस्था होती है, जो गर्भावस्था की एक अवस्था होती है जो बालक की जन्म के पूर्व, जब बालक का विकास होता है, जन्म के पूर्व जो बालक का विकास होता है, उसी को कहते हैं गर्भावस्था। जो गर्भावस्था, इससे चूँकि सवाल तो बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी हम क्या करेंगे, इसकी एक दो विशेषताएं जो होती हैं उसको पढ़ेंगे। कई बार विशेषताओं पे छोटे छोटे एग्जामों में, जैसे यूपी टेट के एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, एमपी टेट में कभी पूछ लिया है, बिहार टेट में कभी पूछ लिया है, और एक दो बार डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम होता है पीआईटी का, उसमें पूछा गया है। तो इसलिए उस दृष्टिकोण से हम क्या करेंगे, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। गर्भावस्था का जो टाइम होता है वह लगभग 280 दिनों का होता है। गर्भाधान से लेकर के बालक के जन्म तक की जो अवधि होती है, गर्भाधान से लेकर के बालक के जन्म की अवधि तक का जो टाइम पीरियड होता है, उसको प्रसव पूर्व काल कहा जाता है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, प्रसव पूर्व काल, यानी कि बच्चे के जन्म के पहले का जो टाइम पीरियड होता है, जो लगभग 9 महीने माना जाता है, उसी को कहते हैं प्रसव पूर्व काल। और ये लगभग 280 दिन का होता है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट होता है 280 दिन लगभग। तो माना ऐसा जाता है कि जब गर्भाधान होता है तभी से बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसको मानव विकास के प्रारंभ की अवस्था भी मानी जाती है। इसको क्या कहा जाता है, मानव विकास की प्रारंभ की अवस्था भी कहा जाता है। तो सवाल कैसे पूछा जाता है, इससे सवाल पूछा जाता है कि गर्भाधान से बालक के जन्म तक, जैसे प्रसव पूर्व काल है ये, इसका क्या मतलब होता है कि गर्भाधान से लेकर के बालक के जन्म तक की जो अवधि होती है उसको प्रसव पूर्व काल कहा जाता है। ये सवाल पूछा भी गया है कि बालक, गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है, तो प्रसव पूर्व काल कहा जाता है। एक बार सवाल पूछा गया था, यूपी टेट में ही पूछा गया था कि मानव विकास का जो प्रारंभ होता है, मानव विकास का जो प्रारंभ होता है वो कब से होता है। तो उसमें 4 ऑप्शन दे सकता है, गर्भावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, शैशवावस्था से। तो अगर दोस्तों गर्भावस्था ऑप्शन में दिया है तो मानव का विकास जो होता है वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। और गर्भ के बालक को विकसित होने में कितना दिन लगता है, जो गर्भ में जो बालक होता है उस गर्भ में बालक को विकसित होने में लगभग कुल 280 दिन लगते हैं। तो ये एक बार डीएसएसबी में पूछा गया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। गर्भावस्था में बहुत ज़्यादा स्टडी हमको नहीं करना है, सिर्फ इस 3 पॉइंट को याद रखना है। प्रसव पूर्व काल क्या होता है, गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को प्रसव पूर्व काल कहा जाता है। मानव विकास का प्रारंभ भी गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। और प्रसव पूर्व काल का जो टाइम पीरियड होता है, गर्भ में बच्चे का जो विकास होता है, वह 280 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो गर्भावस्था में बस इसी 3 पॉइंट को आपको देख लेना है। उसके बाद दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो में, वो है शैशवावस्था। इस शैशवावस्था के जितने भी पहलू हैं, हो सकता है थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो, लेकिन क्या करेंगे, हम एक एक पॉइंट को बारीकी से कवर करेंगे, ताकि एग्जाम में एक भी सवाल इससे अगर आता है तो छूटे ना। तो शैशवावस्था का जो टाइम पीरियड माना जाता है, जन्म से लेकर के 5 से 6 वर्ष की अवस्था तक माना जाता है। कहीं कहीं 5 वर्ष दिया है, कहीं कहीं 6 वर्ष दिया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
तो 5 से 6, कहीं कहीं 5 दिया है तो कहीं कहीं 6, तो हमने एक ले लिया है 5 से 6 अप्रॉक्सीमेट कि जन्म से लेकर के 5 से 6 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। तो जो शैशवावस्था होती है, उस शैशवावस्था को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है शैशवकाल, जो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होता है। दोस्तों इस जो दिया है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, इसमें आपको कई किताब पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। कहीं कहीं दिया है जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक और कहीं कहीं दिया है जन्म से 2 वर्ष तक। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जन्म से 2 वर्ष तक, क्योंकि सीटेट ने इस सवाल को पूछा भी था। तो उन्होंने आंसर क्या माना था, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था। उसके बाद दूसरा पार्ट इसका होता है शैशवावस्था का, है पूर्व बाल्यावस्था, जो 2 से 5 वर्ष तक होता है। आप कहेंगे कि आपकी 5 से 6 यहाँ पे आपने लिखा है, यहाँ पे आपने 2 से 5 बता दिया। तो 5 से 6 किसी किसी किताब में 5 वर्ष दिया है, किसी किसी में 6 वर्ष दिया है। लेकिन अलग जो मनोवैज्ञानिक कोल हैं, जिनके वर्गीकरण को ज़्यादा माना जाता है, अच्छा उनको ऑथेंटिक माना जाता है, तो उसी को हम मानेंगे। उन्होंने क्या माना था, उन्होंने माना था जन्म से लेकर के 5 तक, तो उनका ही वर्गीकरण है ये। शैशवकाल की टाइम पीरियड कितना होता है, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, और पूर्व बाल्यावस्था जो होती है उसको माना जाता है 2 से 5 वर्ष तक की अवस्था को। तो आई होप कि शैशवावस्था आपको समझ आ गया होगा कि शैशवावस्था का टाइम पीरियड जन्म से लेकर के 5 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, शैशवकाल और पूर्व बाल्यावस्था। शैशवकाल का टाइम पीरियड जन्म से 2 वर्ष और पूर्व बाल्यावस्था का 2 से 5 वर्ष। ये सवाल पूछा गया है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि शैशवकाल का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। तो आगे देखते हैं। तो आगे दोस्तों कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो शैशवावस्था का टाइम पीरियड होता है उसको लेकर के अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो उन परिभाषाओं को जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या कहा है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ज़्यादा परिभाषा को हम याद नहीं करेंगे, क्योंकि ये सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीटेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से परिभाषा उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो दोस्तों अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं शैशवावस्था को लेकर के, तो ज़्यादा परिभाषा हम याद नहीं करेंगे, क्योंकि ये सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो यूपी टेट के लोग होते हैं, जो यूपी टेट का एग्जाम होता है, उसमें डेफिनेशंस पे कभी कभी पूछ दिया जाता है कि ये डेफिनेशंस किसने दिया है, और 4 नाम मनोवैज्ञानिकों का दे दिया जाएगा। तो उस चीज़ को हम डेफिनेशंस को क्या करेंगे, देख लेंगे। अब डेफिनेशन से पहले पीछे जो अभी हमने देखा था उस पर एक बार फिर से आते हैं। अब जैसे हमने देखा था कि जो विकास की अवस्थाएं होती हैं, गर्भावस्था होती है, शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। ये जो अवस्थाओं का सीक्वेंस होता है, ये सीक्वेंस हमें याद रहना चाहिए कि सबसे पहले कौन सी अवस्था होती है, गर्भावस्था होती है, जन्म से पूर्व। अगर जन्म के बाद की पहली अवस्था बात पूछता है कि जन्म के बाद की पहली अवस्था कौन सी होती है, तो दोस्तों वो हो जाएगी शैशवावस्था, क्योंकि ये जन्म के पूर्व की अवस्था होती है, गर्भ में जो विकास होता है उसकी अवस्था होती है। तो जन्म के पूर्व की अवस्था गर्भावस्था होती है, लेकिन जन्म के बाद की जो पहली अवस्था होती है वो हमारी शैशवावस्था होती है। तो कई बार ये सवाल पूछा गया है सीक्वेंस पे ही, कि 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि शैशवावस्था पहले आता है कि फिर पहले किशोरावस्था आता है, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो सीक्वेंस में सजाने के लिए भी ये सवाल पूछा गया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर ध्यान से सवाल को पढ़ना है कि जन्म से पूर्व पूछा है कि जन्म के बाद की अवस्था को पूछा है। अगर जन्म के बाद की पहली अवस्था पूछता है तो आप बताएंगे शैशवावस्था, जन्म के बाद की दूसरी अवस्था पूछेगा तो आप बताएंगे बाल्यावस्था, और तीसरी अवस्था किशोरावस्था। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, इनके आर्डर को ध्यान रखना है। तो अब आते हैं दोस्तों डेफिनेशंस पे फिर से एक बार। तो इसमें वैलेंटाइन ने क्या कहा था, शैशवावस्था को लेकर के वैलेंटाइन ने क्या कहा था। वैलेंटाइन ने कहा था कि जो शैशवावस्था होती है वह सीखने का अनोखा काल होता है। उनका मानना था कि जो शैशवावस्था यानी कि जन्म से लेकर के 4-5 साल तक की जो अवस्था होती है वो सबसे अच्छी अवस्था होती है सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीखने की दृष्टिकोण से वो अच्छा मानते हैं। कौन मानते हैं, ये वैलेंटाइन। तो इन डेफिनेशंस को याद रखना है कि कौन से डेफिनेशन किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी। ज़्यादा डेफिनेशंस को हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 2-3 डेफिनेशन को हमें याद रहना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। अब जैसे सिगमंड फ्रायड है, सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा था, सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि बालक को जो कुछ बनना होता है, वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में क्या होता है, बन जाता है। 4-5 वर्षों में ही बालक की नींव तैयार हो जाती है कि भविष्य में वो किस तरह का होगा बालक। तो सिगमंड फ्रायड की डेफिनेशन याद रखना है कि जो कुछ भी बालक को बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। तो दूसरी डेफिनेशन सिगमंड फ्रायड की है।
और तीसरी डेफिनेशन हमें याद रखना है कि एडलर ने क्या कहा था। एडलर कहते हैं कि शैशवावस्था जो होती है, शैशवावस्था के दौरान जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, यानी कि यह शैशवावस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो भविष्य में किस तरह का बालक होगा उसका एक बेस तैयार करता है, उसकी नींव तैयार हो जाती है शैशवावस्था में ही। तो एडलर महोदय शैशवावस्था को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि जीवन का जो पूरा क्रम होगा, भविष्य में किस तरह का जीवन होगा, वो जीवन का पूरा क्रम शैशवावस्था ही डिसाइड कर देता है। तो 3 डेफिनेशंस को आपको याद रखना है, क्योंकि यही ज़्यादा बार पूछा जाता है। अगला हमारा पॉइंट है कि शैशवावस्था को के उपनाम अलग अलग हैं। शैशवावस्था को कई अलग अलग नामों से पूछा जाता है। कभी कभी पूछ देगा खिलौनों की अवस्था को किस अवस्था के नाम से जाना जाता है, और 4 ऑप्शन दे देगा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, गर्भावस्था या प्रौढ़ावस्था, कुछ भी दे सकता है। तो जो शैशवावस्था के अलग अलग उपनाम हैं, शैशवावस्था को इन नामों से भी कभी कभी क्या किया जाता है, जाना जाता है। जैसे शैशवावस्था को माना जाता है कि अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है। अतार्किक चिंतन का मतलब जो बालक होता है शैशवावस्था में वो उतना लॉजिकल नहीं होता, उसकी जो तार्किकता होती है, उसकी तार्किकताओं का विकास उतना नहीं हुआ होता। तो शैशवावस्था में जो बालक होता है अतार्किक होता है, वह तर्क वितर्क नहीं कर पाता है। उसके बाद दूसरी जो इनके उपनाम है शैशवावस्था के, वो खिलौनों की अवस्था मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो शैशवावस्था का टाइम पीरियड होता है, जो जन्म से लेकर के 5 से 6 साल तक का टाइम पीरियड होता है, वो खिलौनों की एज होती है। टॉय, एज ऑफ टॉय इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? एज ऑफ टॉय, खिलौनों की एज कही जाती है, खिलौनों की अवस्था कही जाती है। और उसके बाद शैशवावस्था के और उपनाम क्या है? शैशवावस्था को विद्यालय पूर्व आयु भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो बालक होता है वह शैशवावस्था में विद्यालय नहीं जाता है, तो विद्यालय पूर्व की जो आयु होती है वो भी शैशवावस्था को ही कहा जाता है। उसके बाद तीसरा इसका जो इसको और किस नाम से जाना जाता है? अनुकरण के द्वारा सीखने की अवस्था। ऐसा माना जाता है कि शैशवावस्था में जो बालक होता है अनुकरण करता है, फॉलो करके धीरे धीरे चीज़ों को देख देख करके क्या करता है, लोगों की सीखता है। तो अनुकरण के द्वारा सीखने की अवस्था भी शैशवावस्था को ही माना जाता है। उसके बाद भावी जीवन की आधारशिला। अभी डेफिनेशंस में ही आपने देख लिया था कि शैशवावस्था, एडलर महोदय मानते हैं कि शैशवावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जो बालक के पूरे जीवन का क्रम निश्चित कर देता है। बालक का भविष्य किस तरह का होगा वो शैशवावस्था से ही डिसाइड हो जाता है। तो भावी जीवन की आधारशिला, भावी जीवन की आधारशिला जो होती है कि भविष्य में किस तरह का बालक होगा, शैशवावस्था में ही क्या होती है, उसकी नींव पड़ जाती है। तो शैशवावस्था के जो उपनाम हैं इसको याद रखना है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया कि खिलौनों की अवस्था किस अवस्था के नाम से जानी जाती है, विद्यालय पूर्व की अवस्था कौन सी अवस्था होती है, अतार्किक चिंतन यानी कि जो बालक होता है लॉजिकल नहीं होता है किस अवस्था में, अनुकरण के द्वारा सीखने की अवस्था कौन सी अवस्था होती है, भावी जीवन की आधारशिला कौन सी अवस्था होती है। तो एक बार अगर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। एक दो रीडिंग लगाने के बाद ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, तो ज़्यादा इसमें जोर देने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे देखते हैं। तो आगे है दोस्तों कि शैशवावस्था की विशेषताएं। अगर सबसे ज़्यादा शैशवावस्था पर किसी टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है तो वो ये टॉपिक होता है, जो हमने एक ग्राफ के फॉर्म में इसको बनाया है। इस चीज़ को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर शैशवावस्था से सवाल पूछा जाता है तो 80% चांसेस होते हैं कि इनकी विशेषताओं से सवाल पूछा जाएगा। तो सवाल किस तरह से पूछा जाता है? पूछा जाता है कि जैसे पूछ दिया कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है। अब उसमें 4 ऑप्शन दे देगा कि शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, और उसके बाद सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। तो अलग अलग जो विशेषताएं होती हैं, इन विशेषताओं से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है अगर पूछा जाता है शैशवावस्था से, क्योंकि सीटेट का ये फेवरेट माना जाता है कि जो विशेषताएं होती हैं उनसे सवाल वो उठाता है। तो इनकी विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता जो होती है, अगर हम देखें तो शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, कि जो शैशवावस्था का जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड में बालक के शारीरिक विकास में बहुत तेज़ी से विकास होता है। तो बालक का जो विकास सबसे तेज़ी से होता है, शारीरिक विकास, वो किस में होता है? वो शैशवावस्था में होता है। उसकी लंबाई में वृद्धि, उसकी हड्डियों में, उसके मस्तिष्क में। इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी आगे थोड़ा और इसके डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना याद रखना है कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास में बहुत तेज़ी से विकास होता है, और मानसिक विकास भी क्या होता है, बहुत तीव्र विकास होता है। तो शैशवावस्था की विशेषताओं में शारीरिक विकास बहुत तेज होता है, मानसिक विकास काफ़ी तीव्र होता है। और शैशवावस्था की ये जो विशेषता होती है, दोहराने की प्रवृत्ति। जब शैशवावस्था में बालक रहता है तो बालक में दोहराने की प्रवृत्ति होती है। अगर सामने वाला कुछ बोलता है, जैसे माता पिता में से कोई कुछ बोलता है, तो बालक क्या करता है, उसको दोहराता है, उसको रिपीट करता है। तो दोहराने की प्रवृत्ति, ये पूछा जा सकता है कि दोहराने की प्रवृत्ति किस में होती है, किस अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति होती है। तो आपको क्या बताना है कि शैशवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति होती है।
शैशवावस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है। शैशवावस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है, सेल्फ लव की जो भावना होती है तो किस में होती है, वह शैशवावस्था में ही होती है। जो शिशु होता है शैशवावस्था में, वो सदैव क्या करता है, अपने से जो बड़े होते हैं उनसे हमेशा प्रेम की अपेक्षा करता है, स्नेह की अपेक्षा करता है। ऐसा वो अपेक्षा करता है कि वे उसको सदा प्रेम करेंगे, स्नेह करेंगे, उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करेंगे, और वह यह भी चाहता है कि ये जो प्रेम है किसी और को न मिले। तो आत्म प्रेम की जो भावना होती है वह शैशवावस्था में काफ़ी ज्वलंत होती है, काफ़ी तीव्र होती है। उसके बाद शैशवावस्था की विशेषता होती है कि जिज्ञासु प्रवृत्ति। जो बालक होता है शैशवावस्था में, उसके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत होती है, वो बहुत जिज्ञासु प्रकृति का होता है। वो बहुत सारे सवाल पूछता है, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो बहुत सारे सवाल पूछने की जिज्ञासा रखता है। तो जिज्ञासा का जो नेचर होता है, जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति होती है, वह शैशवावस्था में बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद अनुकरण करने की प्रवृत्ति। शैशवावस्था में जो बालक होता है वो अनुकरण करता है, फॉलो करता है, जिस तरह से उसके साथ वाला, जैसे अगर उसके साथ पिता है तो पिता जो करेंगे उनको फॉलो करने लगेगा, उनकी तरह काम करना शुरू करेगा, माता को फॉलो करेगा। तो अनुकरण करने की प्रवृत्ति जो होती है वह शैशवावस्था में होती है। उसके बाद एक काम प्रवृत्ति की जो भावना होती है वह शैशवावस्था में भी होती है। वह अपनी काम की जो प्रवृत्ति की भावना होता है वह कैसे व्यक्त करता है अपनी काम की प्रवृत्ति की भावना, माता का जो स्तनपान होता है उसको करके काम की प्रवृत्ति का भावना पूरा करता है। अपने अंगूठे को, अपने हाथ पैर को चूसने लगता है, उस चूस करके अपनी काम प्रवृत्ति का भावना को पूरा करता है। अगर चम्मच है तो उस चम्मच को चूसना शुरू कर देता है। तो इससे वह क्या करता है, अपनी काम की प्रवृत्ति की भावनाओं को व्यक्त करता है। अब काम की प्रवृत्ति की भावनाओं से ही एक दो कंसेप्ट और हम पढ़ेंगे। एक होता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स और एक होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को किसने दिया था, फ्रायड ने दिया था। किसने दिया था, फ्रायड ने बताया था इसको, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो लड़के होते हैं उनमें माँ के प्रति प्रेम होता है। जो लड़के होते हैं उनमें माँ के प्रति प्रेम की भावना होती है, तो उसको ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है उस लड़कियों में पिता के प्रति अगर प्रेम की भावना है, लड़कियों में पिता के प्रति जो प्रेम की भावना होती है उसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये दोनों चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से याद कर लेना है, क्योंकि इस पे सवाल पूछा गया है कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब लड़कों में माँ के प्रति जो प्रेम होता है उसको कहते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स, और लड़कियों में पिता के प्रति जो प्रेम होता है उसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अगर आपको याद करने में कन्फ्यूजन होता है तो आप इस चीज़ से याद करिएगा कि जैसे लड़का है तो ये BOS बॉयज़ आता है, ओ यहाँ पे आया तो ओ से ओडिपस याद कर लीजिएगा, बाकी जो बच गया तो इलेक्ट्रा वाला लड़कियों में हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। याद करना इंपॉर्टेंट है, किस तरह से याद करते हैं इस बात का कोई मायने नहीं रखता। एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, तो कैसे आया है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों को याद रखना है। किसने इसको बताया था, फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड जो हैं उन्होंने बताया था कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब लड़कों में माँ के प्रति जो प्रेम की भावना होती है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स लड़कियों में पिता के प्रति प्रेम की भावना। तो हमने काम प्रवृत्ति को देख लिया। तो बालक अपनी काम की प्रवृत्ति की भावनाओं को किस तरह से व्यक्त करता है, माता का स्तनपान करता है, हाथ पैर जो होते हैं उसके अंगूठों को अपने चूसने लगता है, जो चम्मच होता है उसके पास उस चम्मच को चूसने लगता है। इन सारी क्रियाओं के माध्यम से अपनी काम की प्रवृत्ति की भावनाओं को व्यक्त करता है। उसके बाद शैशवावस्था में अपरिपक्वता होती है। शैशवावस्था में जो बालक होता है उसके अंदर मेच्योरिटी की कमी होती है, बालक उतना मेच्योर नहीं होता है। तो शैशवावस्था की जो विशेषताएं होती हैं उसमें अपरिपक्वता में क्या होता है कि बालक के अंदर जो मेच्योरिटी का स्तर होता है वो उतना नहीं होता है। जैसे बालक के अंदर जो सामाजिक विकास की भावना होती है, जो सामाजिक विकास की भावना होती है, सामाजिक विकास की भावना धीरे धीरे स्टार्ट होती है। बालक उतना सामाजिक नहीं होता है, सामाजिक जो विकास होता है बीज के रूप में रहता है, तो बालक उतना सामाजिक विकास विकसित नहीं कर पाता है। जैसे अगर उसके पास अगर कोई खिलौना है तो उस खिलौने के साथ ही खेलना पसंद करता है, और लोगों के साथ वो खेलना पसंद नहीं करेगा भीड़ भाड़ में। तो उसकी जो सामाजिकता होती है वह धीरे धीरे स्टार्ट होती है, खिलौने के साथ ही वो सामाजिक रहता है। तो सामाजिक विकास बीज के रूप में, जैसे बीज होता है तो धीरे 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 विकसित होना शुरू होता है शैशवावस्था में। और इसी प्रकार होती है नैतिक विकास। इस जो बालक की नैतिकता होती है, बालक की नैतिकता का भी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है शैशवावस्था में। तो धीरे धीरे सामाजिक और नैतिक विकास एक बीज के रूप में क्या होता है, धीरे धीरे विकसित होना शुरू होता है। और शैशवावस्था की जो विशेषता होती है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। मूल प्रवृत्तियों का मतलब होता है कि जो जन्मजात जो प्रवृत्तियां होती हैं उसके अंदर जो जन्मजात बिहेवियर होता है। जैसे अगर भूख लगी है उसको, तो भूख लगने पर क्या करता है बालक, चिल्लाना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है।
अब रोना जो होती है उसकी मूल प्रवृत्ति होती है, तो मूल प्रवृत्तियों के आधार पर वह अपनी क्या करता है, अपने संदेश को पहुंचाता है अपने माता पिता तक। अगर उसको जैसे भूख लगी है तो क्या करेगा, चिल्लाना शुरू कर देगा, रोना शुरू कर देगा। तो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित जो व्यवहार होता है, जो बिहेवियर होता है, वह शैशवावस्था में होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर इन सभी में से 4 ऑप्शन दिया है और आपको चुनना है कि शैशवावस्था की जो मुख्य विशेषताएं होती हैं, तो आप किसके साथ जाएंगे? मूल प्रवृत्तियों पर आधारित जो व्यवहार होता है बालक का, वो शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं होती हैं। तो आई होप कि जो शैशवावस्था की विशेषताएं होती हैं, वो विशेषताएं आपको समझ आ गया होगा। इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि शैशवावस्था की जो विशेषताएं होती हैं, इसी पे कई बार सवाल पूछा गया है। कई बार क्या 80% सवाल जो पूछे जाएंगे अगर शैशवावस्था से, तो इसी से पूछे जाएंगे। और उसके बाद जो पीछे हमने देखा कि शैशवावस्था का जो टाइम पीरियड होता है, जो विकास की अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे एक बार सीटेट में अभी 2019 में ही पूछा गया था कि जो शारीरिक वृद्धि और विकास होता है, शारीरिक वृद्धि और जो विकास होता है सबसे तेज किस अवस्था में घटित होता है? तो किस अवस्था में शारीरिक विकास सबसे तेज अवस्था में घटित होगा? शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास और मानसिक विकास क्या होगा, होता है। तो आई होप कि शैशवावस्था की जितनी भी विशेषताएं हैं, जितनी जितनी मुख्य विशेषताएं हैं, उन सारी विशेषताओं को हमने कवर कर लिया है। तो आगे आइए देखते हैं। एक और जो विशेषता होती है उसको भी जान लेते हैं कि शैशवावस्था की एक और जो विशेषता होती है वो होती है स्वकेंद्रित अवस्था की विशेषता। स्वकेंद्रित, यहाँ पे लिख लेते हैं, स्वकेंद्रित अवस्था की विशेषता होती है। स्वकेंद्रित अवस्था का मतलब क्या होता है? स्वकेंद्रित अवस्था का मतलब होता है कि जो शैशवावस्था का जो बालक होता है वह केवल अपनी ही प्रसन्नता और खुशी के बारे में सोचता है, अपनी प्रसन्नता और खुशी के बारे में चिंता करता है। इसलिए शैशवावस्था को क्या कहते हैं? स्वकेंद्रित अवस्था का भी कहा जाता है शैशवावस्था को। तो इस चीज़ को भी ध्यान रख लेना है आपको, क्योंकि ये भी कई बार पूछा गया कि स्वकेंद्रित अवस्था को किस अवस्था के नाम से जाना जाता है? तो शैशवावस्था के नाम से जाना जाता है। तो अब आगे हम देखेंगे कि जो शैशवावस्था की जो विशेषताएं, जिसमें हमने पढ़ा कि शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, तो इसके बारे में देखेंगे कि शैशवावस्था में जो शारीरिक मानसिक विकास होता है किस तरह से होता है। अब शैशवावस्था में जो अभी हमने पीछे देखा था कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, तो अब ये शारीरिक विकास किस तरह से होता है उसको देखना है। अब जैसे अगर हम इसकी लंबाई के बारे में, इसकी हाइट के बारे में बात करें कि शैशवावस्था में बालक की लंबाई कितनी होती है, तो ऐसा माना जाता है कि शैशवावस्था में जो बालक की लंबाई होती है औसतन कितनी होती है? 51 सेंटीमीटर, औसतन 51 सेंटीमीटर होती है। और उसमें भी जो बालक होता है उसकी आधा सेंटीमीटर जो लंबाई होती है बालिकाओं की तुलना में क्या होती है? ज़्यादा। अगर बालिकाओं की 51 सेंटीमीटर की लंबाई है तो बालक का कितना होगा? 51.5 सेंटीमीटर। तो आधा सेंटीमीटर जो होता है लंबाई होती है, हाइट जो होती है बालक की, वो ज़्यादा होती है। तो शैशवावस्था में हाइट के बारे में हमने देख लिया कि शैशवावस्था में जो बालक होता है जन्म के समय उसकी औसतन लंबाई कितनी होती है? 51 सेंटीमीटर। जिस तरह से दोस्तों हमने ये इस ऑर्गेनाइज किया है इस पूरे टॉपिक को, बस इसी के क्रम में, इसी के सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, तभी आपको इस का महत्व पता चलेगा, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होगी जो हमारी, वो अच्छे से विकसित हो पाएगी। तो आगे देखते हैं कि वजन के बारे में, वेट के बारे में। तो जन्म के समय जो बालक होता है उसका औसतन माना जाता है कि लगभग 3 किलोग्राम। ये लगभग है, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग माना जाता है कि 3 किलोग्राम, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। तो औसतन माना जाता है कि 3 किलोग्राम का बालक होता है जन्म के समय। लेकिन 6 महीने के बाद ही वो क्या होता है? दोगुना हो जाता है, 6 से 7 किलोग्राम का हो जाता है। अब मस्तिष्क का विकास किस तरह से होता है? तो नवजात शिशु का जो सिर होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो सिर होता है उसके शरीर की तुलना में क्या होता है? बड़ा होता है। तो वही पॉइंट हमने लिखा है कि नवजात शिशु का सिर शरीर की अपेक्षा क्या होता है? बड़ा होता है। ये सारी की सारी शैशवावस्था की विशेषताएं होती हैं। ये आपको हो सकता है कि थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन अब परीक्षा में आता है तो इसलिए हमें याद करना ही पड़ेगा। हालांकि इसको रटना नहीं पड़ेगा आपको, 1-2 रीडिंग आप लगाएंगे, 1-2 बार इसको पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये सारी बहुत चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं जो आप देखते हैं अपने परिवेश में। तो नवजात शिशु का जो सिर होता है शरीर की अपेक्षा क्या होता है? बड़ा होता है। और जन्म के समय जो भार होता है, मस्तिष्क का जो भार होता है, वह लगभग 350 ग्राम होता है। और 6 वर्ष की आयु तक क्या होता है? 6 वर्ष होते होते ये 1.25 किलोग्राम का हो जाता है। तो अगर हमें सीडीपी में अच्छे मार्क्स लाने हैं, हम 30 आउट ऑफ 30 के बारे में सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर बोरिंग टॉपिक भी आएगा तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो तभी हमारा टारगेट पूरा हो पाएगा। तो इसलिए अगर ये आपको थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है तो 1-2 रीडिंग लगा लेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और लास्ट में जैसे ही हमारा जो विकास का अवस्था होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था खत्म होगा, तो हम क्या करेंगे? एक चार्ट के माध्यम से इसको एक कंबाइंड वे में क्या करेंगे? समझेंगे। तो उस जो सुपर चार्ट बनाएंगे हम, तो
वो भी आपको क्या होगा, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो याद हो जाएंगी सारी चीज़ें लास्ट तक आते आते। तो हड्डियों के बारे में बात करते हैं। तो हड्डियों की बात करें तो जो नवजात शिशु होता है उसमें कुल लगभग 270 कितनी हड्डियां होती हैं, 270 हड्डियां होती हैं। ये पूछा गया है सवाल, यूपी टेट में ही पूछा गया है कि जब बालक का जन्म होता है, जो नवजात शिशु होता है, तो उस समय उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, तो 270 होती हैं। उसके बाद आते हैं दांत पे, टीथ। तो जन्म के समय जो शिशु होता है, जब बालक का जन्म होता है उस समय उसके पास कोई दांत नहीं होता। जन्म के समय शिशु का कोई दांत नहीं होता। लगभग छठवें माह में, लगभग जो छठवां माह होता है, उस छठवें माह में दूध के जो अस्थायी दांत होते हैं, अस्थायी दांत, दूध के अस्थायी दांत क्या होते हैं, आ जाते हैं। और 1 वर्ष में दूध के जो सभी 20 दांत होते हैं वो निकल जाते हैं। तो शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास हो गया। दोस्तों अगर आप बीएड कर भी रहे हैं, जैसे अगर कोई बीएड कर रहा है, कोई बीटीसी कर रहा है, या कोई भी टीचिंग डिग्री ले रहे हैं, तो आपका जो रिटन का एग्जाम होता है उसमें भी ये आपको काम आ जाएगा। क्योंकि कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि शैशवावस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो इन्हीं सारी चीज़ों को लिखना है। ऐसा नहीं है कि अब अलग से उसकी तैयारी करनी पड़ती है, यही सारी चीज़ें वहाँ पर भी पूछी जाती हैं। और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को स्किप नहीं करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो थोड़ा सा जो बोरिंग टॉपिक है उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो और आगे देखते हैं क्या है। अब है हमारा कि शैशवावस्था में मानसिक विकास किस तरह से होता है। तो दोस्तों ये सारे जो टॉपिक हम अब ये वाला जो हमारा टॉपिक है, ये हमारे उतने काम का नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। जितना एग्जाम में पूछा जाता है उससे 1 स्टेप 2 स्टेप क्या करेंगे, आगे ही रहेंगे, ताकि अगर थोड़ा सा भी कठिन एग्जाम का पैटर्न हुआ, थोड़ा सा पेपर कठिन हुआ, ताकि हम उस पेपर को भी क्या करेंगे, उसमें सामंजस्य बना सकें, उस चीज़ को सॉल्व कर सकें। क्योंकि एग्जाम में तो ये रोना नहीं रो सकते कि पेपर कठिन आया है, तो हम हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो शैशवावस्था में जो मानसिक विकास होता है, जो पहला महीना होता है बालक का, जो पहला महीना होता है वो नवजात शिशु मस्तिष्क के कोरे कागज के समान होता है। ये जॉन लॉक का जो स्टेटमेंट है, ये पूछा गया है एग्जाम में कि किसने कहा था कि नवजात शिशु का जो मस्तिष्क होता है वह कोरे कागज के समान होता है। तो वो किसने कहा था, जॉन लॉक ने कहा था। जो दूसरा महीना होता है, उस दूसरे महीने में ध्वनि के प्रति बच्चों में आकर्षण बढ़ जाता है। तो जो बालक होते हैं उनमें ध्वनि के प्रति आकर्षण होता है, ध्वनि सुनाई देती है तो उसके प्रति वो आकर्षित होते हैं। उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट है उसी को हमने लिखा है। जैसे चौथा महीना कब होता है, चौथे महीने में क्या विशेषताएं होती हैं, चौथे महीने में वस्तु को पकड़ने का प्रयास बालक शुरू कर देता है। और छठवां महीना आते आते क्या करता है, जो आवाज़ सुनता है उसको फॉलो करना, उसका अनुसरण करना शुरू कर देता है, अपना नाम समझने लगता है धीरे धीरे। और जो पहला वर्ष होता है बालक का, उसमें छोटे छोटे शब्द को बोलना शुरू कर देता है। तो दोस्तों शैशवावस्था के जितने भी डायमेंशंस थे, उन सारे डायमेंशंस को हमने कवर किया है एक अच्छे तरीके से, ताकि जितने भी सवाल इससे पूछे गए हैं, अब आप अगर कोई भी आपके पास प्रीवियस ईयर का बुक होगा, तो उस प्रीवियस ईयर के बुक से देखेंगे कि आप वो सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। तो इसी तरह से अगला भी जो वीडियो आएगा हमारा, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, उन सारी चीज़ों को एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे मैनर में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। आपको क्या करना है, आपको अगर अच्छा लगता है, आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो लोग तैयारी करना शुरू किए हैं, जिसको अभी नहीं पता है, तो उनको पास शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर की बुक है, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं शैशवावस्था से, उन सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, और गारंटी है कि आपसे वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो दोस्तों अब अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।